खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जनता जोड़े पाई पाई। अधिकारी करे काली कमाई। विभाग में भ्रष्टाचार का दीमक लगाया। काला खेलकर बेहिसाब पैसा कमाया। जनता के सेवक हैं लेकिन करोड़ों में खेलते हैं। आलीशान बंगलों में चैन की नींद सोते हैं। जनता के गुनहगार के हर गुनाह का राज खुलेगा। करप्शन की इंजीनियरिंग के सच से आज पर्दा हटेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। जी हां, जनतंत्र टीवी आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा है जो भ्रष्टाचार की अपनी कहानी में हर साल एक नया अध्याय जोड़ता रहा। कई साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और इनकी काली कमाई बेहिसाब बढ़ती ही जा रही है। हम जब आपको इनकी संपत्ति का ब्यौरा देंगे तो यकीन मानिए आपके लिए इस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी तो बेहिसाब कमाते ही हैं, इसमें नया क्या है? तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे अधिकारी जिसने करोड़ों की संपत्ति और बैंक खातों में बेहिसाब रकम जमा कर रखी है। अधिकारी तो अधिकारी, इनके नाते रिश्तेदार भी अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। इन्होंने बेनामी संपत्ति भी बेहिसाब कमाई है। आखिर कौन है ये शख्स और कैसे बनाई इन्होंने करोड़ों की संपत्ति? आज आपको बताएंगे इसकी परत दर परत पूरी कहानी। आलीशान कोठी, आलीशान बंगला, शानदार विला, करोड़ों के कई फ्लैट, फार्म हाउस, बैंक खातों में बेहिसाब संपत्ति। इनके पास है आलीशान कोठी, इनके पास है आलीश काली कमाई का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। उत्तराखंड के नैनीताल में बिरला स्कूल रोड पर लगभग 80 करोड़ की कीमत के 2 आलीशान बंगले इनके साले साहब के नाम पर हैं। इन्हीं के नाम लंदन में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, इस सरकारी अधिकारी ने अपने साले साहब के नाम लखनऊ, नैनीताल और लंदन के बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का काला धन सुरक्षित कर रखा है। लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि एक अधिकारी ने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। देश विदेश में इनकी संपत्ति बेहिसाब है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अधिकारी है कौन, इनकी पहचान क्या है और किस विभाग में रहते हुए इन्होंने बेहिसाब भ्रष्टाचार की लंबी कहानी लिखी है। ये है दीपक यादव। आपने अभी तक जिस संपत्ति का ब्यौरा देखा है उसके मालिक यही हैं। इन पर केंद्रीय कार्यशाला और मार्ग प्रकाश विभाग में भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप है। आरोप है दीपक यादव ने पत्नी शालिनी यादव, साले सिद्धार्थ यादव, भाई मनोज यादव, भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस अधिकारी रहे अपने पिता रमेश यादव, अपने करीबियों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के नाम देश से लेकर विदेश तक अरबों की बेनामी संपत्ति अर्जित कर रखी है। इसमें लखनऊ के पौष इलाके विक्रमादित्य मार्ग पर करोड़ों की आलीशान कोठी, जियामऊ में करोड़ों की कीमत का आलीशान बंगला, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी करोड़ों का शानदार विला, लखनऊ की मॉल एवेन्यू रोड पर पैलेस कोर्ट अपार्टमेंट में करोड़ों का फ्लैट,
शालीमार रॉयल मॉल रोड पर 50 करोड़ का फ्लैट शामिल है। लखनऊ के ही मोहनलालगंज में 50 करोड़ का फार्म हाउस। उत्तराखंड के नैनीताल में बिड़ला स्कूल रोड पर लगभग 80 करोड़ की कीमत के 2 आलीशान बंगले भी इनके और इनके रिश्तेदारों के नाम हैं। इनके साले सिद्धार्थ यादव के नाम लंदन में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सिद्धार्थ यादव के नाम लखनऊ, नैनीताल और लंदन के बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा हैं। दीपक यादव सबसे ज्यादा यहीं पे पोस्टिंग थे और उनके ऊपर आरोप है कि यही उनके पोस्टिंग रहते ही अकूत संपत्ति अर्जित की, जिसमें लखनऊ में करीब आधा दर्जन से फ्लैट या विला है, जबकि उत्तर प्रदेश से बाहर नैनीताल में भी इनके विला बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा गया है। पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। सरकार कोई भी हो, लेकिन दीपक यादव का रसूख लगातार जारी रहा और इससे अकूत संपत्ति अर्जित की। आरोप ये भी है शिकायती पत्र में किया गया है कि उनके खाते में जिस दौरान यहाँ पे तैनात थे, बड़े पैमाने पे कैश पैसा भी हस्तांतरण हुआ है। इसके साथ साथ इनके ऊपर और कई गंभीर सवाल हैं। फिलहाल वो सभी जांचें ठंडे बस्ते में हैं और दीपक यादव लखनऊ में मौज कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर दीपक यादव के साम्राज्य को खड़ा करने में इनके विभाग के लोग भी संदेह के घेरे में हैं। आरोप है कि लखनऊ नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला में तत्कालीन क्लर्क विनय यादव और इमरान अहमद ने भी भ्रष्टाचार की कहानी लिखने में दीपक यादव का साथ दिया। आरोप है कि इन दोनों क्लर्क के माध्यम से ही दीपक यादव ने अपनी ब्लैक मनी को अलग अलग संपत्तियों और बैंक खातों में व्यवस्थित किया। आरोप है कि चीफ इंजीनियर दीपक यादव ने विनय यादव और इमरान अहमद के नाम पर फैजाबाद रोड और लखनऊ के बाकी इलाकों में संपत्तियां खरीदी। इतना ही नहीं, इनके नाम बैंक खातों में भी पैसा जमा कराया। आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमता। दीपक यादव ने अपने रसूख का भरपूर बेजा इस्तेमाल किया। साल 2017 में दीपक यादव ने सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा की और इस यात्रा के दौरान अपनी काली कमाई का काफी बड़ा हिस्सा विदेशों में निवेश किया। कुल मिलाकर अपने पद और रसूख के इस्तेमाल पर इस अधिकारी ने अकूत संपत्ति का ऐसा साम्राज्य जुटा लिया कि जिसे देखकर हर कोई दंग है। लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और सीधे पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पंकज, जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे एक सरकारी विभाग के मुख्य अभियंता के पास इतनी अकूत संपत्ति और कई यहां पर और भी आरोप हैं जो सवालों के घेरे में हैं और वो अभी भी मौज मस्ती में हैं। बिल्कुल दीपाली, दीपक यादव की जब से पोस्टिंग हुई है अधिकतर समय वो लखनऊ रहे। खास बात यह है, और जब भी उनका तबादला हुआ तो तबादला रुकवाने की कोशिश की। अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर अटैच करा लिया या कोर्ट का सहारा लिया। हालांकि बसपा के कार्यकाल में जब उनका तबादला आगरा हुआ, ज्वाइन नहीं किए, तब उनको निलंबित किया गया था। लेकिन उसके पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार में दीपक यादव का तबादला हुआ, लेकिन वो लखनऊ में ही जमे रहे। इस सरकार में भी सरकार बनने के बाद, क्योंकि सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनका इसी मामले को लेकर के भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, इनका तबादला कानपुर किया गया, लेकिन कानपुर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि थोड़े दिन के बाद जब ज्वाइन किया तो फिर से पत्नी की तबीयत खराब की बात कह के एक चिट्ठी मेडिकल पीजीआई से बनवाने के बाद फिर इनका चूंकि तबादला जो है संबंध स्थानीय निकाय निदेशालय से कर दिया गया और आज भी लखनऊ में जमे। इस दौरान इनके ऊपर आरोप है कि अपने पत्नी, दोनों बच्चे के साथ साथ जो अपने रिश्तेदार हैं उनके नाम अकूत संपत्ति अर्जित की, जबकि पत्नी और बेटे कोई भी व्यवसाय या किसी भी सरकारी सर्विस में नहीं है। वो भी जगह जहाँ पे सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है, माल एवेन्यू, गोमती नगर जो साइबर हाइट्स बिल्डिंग है, व्यवसायिक क्षेत्र जो लखनऊ का सबसे बेहतर और सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, उस बिल्डिंग में इनका फ्लैट, जबकि अंसल एपीआई जो सिटी है, गोल्ड सिटी, वहाँ पे भी इनका एक विला है जो करोड़ों रुपए का। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड तथा विदेशों में भी इनके नाम संपत्ति या इनके सगे संबंधियों के नाम जो इनके रहते भ्रष्टाचार के जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसमें शिकायत की गई है, उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि अपने सगे संबंधियों, पत्नी, बेटे के अलावा अन्य रिश्तेदारों के
के नाम इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है। ये वही बिल्डिंग है जहां पे दीपक यादव जब 1992 में सर्विस में आया, अधिकतर समय इसी कार्यालय में, यानी केंद्रीय कार्यालय जो आरआर विभाग है, जो लखनऊ नगर निगम की लाइट व्यवस्था के साथ साथ जो कूड़ा या कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो यहीं से इन्हीं के अंडर में काम करती थी। आरोप इनके ऊपर ये भी है कि जो भी गाड़ियां पूरे नगर निगम की जो गाड़ियां चलती थी वो इनके अंडर में होती थी। चूंकि वो गाड़ियां निकलती नहीं थी, लेकिन उसको ये दिखा दिया जाता था कि ये गाड़ी यहाँ गई है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियां हैं, और उसके नाम पे जो बिल बनता था वो कैश पैसा लेते थे। ये भी आरोप है कि उस दौरान पत्नी और बच्चे के खाते में कैश पैसा आया, वो कहां से आया, चूंकि पत्नी और बच्चे किसी सर्विस में नहीं थे। ये उस लेटर में जिक्र किया गया है जो मुख्यमंत्री से जांच की मांग की गई है। हालांकि दीपक यादव अभी भी इस सरकार में भी उनके रसूख कायम है और वर्तमान में लखनऊ के स्थानीय निकाय निदेशालय से अपने को संबंध करा लिया है और फिर से वापसी के लिए जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। लेकिन लखनऊ आने की जो उनकी चाहत है कि लखनऊ से बाहर काम नहीं करेंगे, वो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी अपने आप को सिद्ध कर दिया कि उनके आगे सरकारी तंत्र और कोई भी अगर सीएम या कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर के कितना भी सख्त हो, लेकिन दीपक यादव उनमें में से एक हैं। सबसे आगे निकल करके उन्होंने अपने तबादले को संबंध करा लिया और कानपुर नहीं गए। ये भी इनके ऊपर आरोप है। इसके अलावा इनके ऊपर और कई भ्रष्टाचार की शिकायत है। सरकारी खर्चे पे विदेश गए, उसकी भी शिकायत हुई। हालांकि इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू की विभागीय जांच, पैसा इतना संपत्ति कैसे अर्जित की उसकी जांच चल रही है अगर सूत्रों की मांगने। इसके अलावा विजिलेंस भी इनकी आय से अधिक संपत्ति की मामले की जांच चल रही है, लेकिन ओपन जांच के लिए जल्द ही सरकार से अनुमति मांगी गई है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। जी, यानी कि पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कैसे यहाँ पर अकूत संपत्ति भी बनाई है और अपने हिसाब से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने यहाँ पर ट्रांसफर जरूर उनका कानपुर कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को यहाँ पर लखनऊ निकाय से संबद्ध करवा लिया है। आगे भी हमारी ये कवरेज लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। लगातार हम भ्रष्ट तंत्र के दीपक के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय शंकर पांडे जी, जो पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी, और पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर पांडे जी, क्योंकि लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं हमेशा, तो इसी पर सीधे अब उनका ही रुख करते हैं। सर, अब ये हमने जो नाम बताया है दीपक यादव का, और इसके बारे में हम जो ये बता रहे हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो जाता है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, इतने सालों तक अपने पद पर भी बने रहते हैं और इतनी अकूत संपत्ति भी यहाँ पर जुटा लेते हैं और किसी की नजर भी नहीं पड़ती। बाद में भले ही यहाँ पर कहा जाए कि जांच होगी, जांच में आ जाएंगे, लेकिन ये कैसे ये सब पूरा तंत्र चलता रहता है और किसी की नजर नहीं पड़ती है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए दीपाली जी, जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई और जिसमें आपने ये दीपक यादव जी जो जिनके बारे में ये पूरा विवरण था, उनकी अकूत संपत्ति का आपने विवरण दिया, ये इस तरह की कहानियाँ आप बहुत पहले भी कई अधिकारियों के बारे में सुन चुके होंगे और हर एक के मामले में यही होता है कि उनका कुछ होता नहीं। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि इनका रसूख बहुत है, देखिए मैं स्पष्ट कहूँ, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ये कोई रसूख नहीं है। ये है सिर्फ अवैध कमाई गई करोड़ों रुपए की जो धन है, वो इनकी ताकत है। मैंने एक बार एक बहुत बेईमान अधिकारी थे, जब रिटायर हो गए, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि आप इतने दिन तक, इतने सालों तक आप इतना भ्रष्टाचार करते रहे, मैंने बड़ा खुल पूछा, ये आप बचते कैसे रहे? तो उन्होंने ऐसे ही बड़े खुल के कहा, देखिए ऐसा है कि जो भी ये काम करता है वो अपनी लूट का 1% निकाल के रख देता है रिश्वत देने के लिए, वकीलों को देने के लिए, न्यायालयों में खर्च करने के लिए, और उसको अच्छा पता रहता है कि जो एजेंसियां हैं उनको भी देना होगा, न्यायालय में भी खर्च करना होगा, वकीलों भी खर्च करना होगा, ये व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं फिर दिक्कत नहीं रहती, पैसा खर्च करिए, राजनीतिक नेतृत्व को भी पैसा देना, ये बड़ी आम बात। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, जब तक राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट नहीं होगा तब तक
अधिकारी भ्रष्ट कैसे हो सकता है, इनके बारे में क्या आप समझ रहे हैं कि कभी पहले शिकायतें नहीं की गई होंगी? क्या इनके बारे में विजिलेंस जांच, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है, क्या उनके खिलाफ नहीं की गई है? ऐसे मामलों में सबको पता रहता है कि ये अधिकारी किस तरह का है, कितनी 1000 करोड़ 100 करोड़ कितनी संपत्ति से कमाई है, लेकिन उसको पकड़ते कोई नहीं, क्योंकि सभी उस लूट के भागीदार हो जाते हैं। और अगर भागीदार ना होते तो इस तरह की स्थितियां ना आती। आपके चैनल पर भी कुछ महीने पहले एक उसकी जो बिजली विभाग के पीएफ फंड का एक घोटाला आपने बहुत प्रमुखता से उठाया था, उसमें 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जो उस घोटाले के मुख्य सरगना थे, जो समय के प्रमुख सचिव थे, जिनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और जिनके अध्यक्षता में ये सारा पैसा क्या किया गया, उनका कुछ नहीं हुआ। मैं आपको दर्जनों उदाहरण बता दूं कि लोगों की सबकी जानकारी में है, लेकिन अपने पद अपने पैसे का वो दुरुपयोग करके ये लोग सारे जो लीवर्स ऑफ पावर जिन्हें कहते हैं, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे न्यायालय हो, सब पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं। प्रश्न यही है कि ऐसे लोगों का आज तक कभी भी नुकसान नहीं हो पाया। आप सोचें कि इतने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ छापे पड़े, सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्तियां निकली, उनका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इक्का दुक्का, मैं तो उनको अब कहता हूँ दुर्भाग्यशाली थे वो, जो इस सड़ी हुई व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था में भी दंड पा गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग कैसे पा गए दंड, जबकि अधिकांश लोग, मतलब अधिकांश जो लूट में लगे हुए हैं वो बचे रहते हैं। सोचिए आप, एक छोटे से विभाग के एक अदने से अधिकारी हैं ये, और जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बना रखी है। इनके ऊपर कई अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की होगी। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतने बेईमान आदमी की इतने सालों तक आप सत्यनिष्ठा कैसे सत्यापित करते रहे? क्या आपको दिखा नहीं? क्या आपको पता नहीं लगा कि ये आदमी जो है कितने सालों से इतनी बेईमानी कर रहा है? जब आज सबकी संपत्तियों का इस तरह खुलासा हो सकता है, तो आप उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर थे, आपने कभी उनकी संपत्तियों के बारे में जानने का या उनके कार्यकलापों को जानने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सभी लोग इस पूरी व्यवस्था में शामिल है। और देखिए, इन अधिकारियों को दंड देना 1 मिनट का काम है। विजिलेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ कह दें कि भाई ये बहुत बेईमान है, इसको उठा के अंदर करो, क्योंकि दंड ही यही है, जेल है। लेकिन किसी ने किया, किसी ने आदेश दिया, सब यही कहेंगे जांच चल रही है। अरे भाई, क्या जांच चल रही है? आपका चैनल तो पूरा खोल के रख दे रहा है किसकी संपत्ति क्या है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को क्या नहीं दिखता? उन्हें सब दिखता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो दीपाली जी, भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे से ऊपर तक हैं। इसीलिए ये देखिए, दीपक यादव एक उदाहरण मात्र हैं बस। बिल्कुल। इस तरह के सैकड़ों लोग, सैकड़ों दीपक यादव घूम रहे हैं प्रदेश में, और उनका कोई बाल बाका नहीं हुआ। मैं आपके चैनल पे पहले मैंने कहा था, सड़कें जो 5 करोड़ 7 करोड़ में बननी चाहिए वो 50 करोड़ में बनती है। अरे कौन जिम्मेदार है इसका? और इसको कहा जा चुका है, मैं कई मामलों में शिकायत कर चुका हूँ कि भाई इसमें खुली लूट हुई है, कोई पूछता ही नहीं। तो दीपाली जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हमारे देश के पिछड़े होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ इतने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी से लेकर नेतृत्व तक। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व जब तक ईमानदारी के प्रति वो संकल्प नहीं लेगा और बेईमानी से नहीं हटेगा, तब तक ऐसे दीपक यादव पैदा होते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, आपने सुना होगा विजय शंकर पांडे जी बता रहे हैं कि यहाँ पर सबकी नजर रहती है, चाहे एक बार बोलने भर की देरी है, जैसे विजिलेंस की टीम को बोल दिया जाए कि ये आदमी बेईमान है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तुरंत सजा हो सकती है। लेकिन वही है, कह सकते हैं जांच की बात की जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं रहती है। बिल्कुल स्थिति वही है, क्योंकि जब भी इनके तबादले बाहर हुए तो रुकवाने में सफल हुए। हालांकि मायावती के कार्यकाल में इनको निलंबित किया गया, लेकिन ये दीपक यादव ने सिद्ध कर दिया कि सरकार कोई भी हो, दीपक यादव की ही चलेगी, जो इस आरआर विभाग के चीफ इंजीनियर थे। और एक नहीं, हर सरकारों में इनके नाम के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे, उसके बावजूद दीपक यादव को कोई टस से मस नहीं कर सका और आखिरकार वो मनचाही पोस्टिंग लेते रहे। इनके ऊपर उस एप्लीकेशन जिसमें मुख्यमंत्री से जांच की मांग की गई, ये भी शिकायत है कि मोहनलालगंज में 50 बीघे से अधिक
कि इनको एक जो नगर निगम के ठेकेदार हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी तरफ से एक ठेकेदार के माध्यम से वो संपत्ति इनके नाम, इनके परिवार के नाम ट्रांसफर की गई है। अगर वो ठेकेदार हैं, नगर निगम के ठेकेदार हैं, तो फिर क्या उनको गिफ्ट में दिया गया है? ये भी एक बड़ी जांच का विषय है कि 50 बीघा की संपत्ति दीपक यादव ने वो भी मेन रोड पे कैसे अर्जित की, जो इस समय फार्म हाउस के रूप में उसका संचालन किया जा रहा है। साथ ही इनके ऊपर और कई सारे आरोप हैं। आरोप ये भी शिकायत पत्र में खबर आ रही सूत्रों की माने, जो पत्नी के नाम इन्होंने मेडिकल बनवाया, उसमें गंभीर बीमारी का जिक्र किया, जिसमें ये दिखाया गया कि उनको रोज इलाज के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अगर सूत्रों की माने, अगर उस मेडिकल रिपोर्ट की जांच हो तो और सत्यता आ जाएगी, जिसके आधार पे वर्तमान सरकार में जुगाड़ लगा करके लखनऊ में फिर से अपने को संबंध कराने में सफल हुए। तो इन सब चीजों की अगर सच्चाई पूरी सामने है, यही नहीं, जब हर सरकार में जब इनका रसूख है तो क्या अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है? वर्तमान सरकार जो भ्रष्टाचार को लेकर के कर रही है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कई अधिकारी कर्मचारियों में के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन फिर दीपक यादव के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब इतनी सारी गंभीर और आज से अधिक संपत्ति अपने परिवार के नाम अर्जित की, जबकि परिवार के सदस्य कोई भी काम नहीं कर रहे थे, पत्नी हो या दोनों बेटे हों, इनके नाम जो पैसा हस्तांतरण है। इसके अलावा जो नगर निगम में, जो आरआर विभाग में जो वाहन लगे हुए थे, अटैच थे, उस पे भी आरोप है कि इनके पत्नी के नाम उस मोटर ट्रेवल्स जो अटैच थी उसके जरिए खाते में कैश पैसा ट्रांसफर हुआ। ये वही है जो कूड़ा उठाने वाले वाहन है जो अंदर खड़े रहते थे, लेकिन इनको दिखा दिया जाता था कि ये कूड़े उठाने या नगर की सफाई करने के लिए निकले हैं, और इसके नाम पे जो डीजल का पैसा होता था वो कैश इनके परिवार के खातों में, जो ये नगर निगम की ट्रकें हैं, उसको दिखा दिया जाता था कि बाहर है, उसके नाम पे कैश पैसे इनके खाते में आ जाता था, परिवार के सदस्यों के नाम। ये उस पत्र में जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो भी गाड़ियां हैं, पूरे परिवार के ऊपर इस तरीके के दर्जनों आरोप जो परिवार के सदस्य हैं उस पे लगाए गए हैं, और जांच की पूरी मांग की गई है। मुख्यमंत्री को जो शिकायती पत्र भेजा गया है, उसके बावजूद दीपक यादव इस सरकार में भी अपने आप को सरकार से ऊपर मानते हुए जुगाड़ लगा करके, और जो इसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा हो, वो फिर से अपने आप को लखनऊ में संबंध करा लिया है और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज, यानी कि पूरी चेन चली आ रही है जो इनके साथ लगातार लगी भी हुई है और इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। जबकि आप कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि जांच की अगर बात की जा रही है तो उसका मतलब है कि मामला संज्ञान में हो सकता है, लेकिन फिर भी जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्यों ये अभी भी बने हुए हैं अपने पद पर भी और अपना काम भी कराते जा रहे हैं? बेनामी आपस संपत्तियां देखी जा रही हैं। जनतंत्र टीवी और भी काला जो सच है इस पूरे रिपोर्ट का वो आगे भी बताएगा। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पंकज भी लगातार हमें और भी रिपोर्ट बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक अधिकारी शासन प्रशासन की नाक के नीचे इतनी संपत्ति जमा करता रहा और किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस अधिकारी को किसकी शह मिलती रही? क्यों किस तरह की कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या सरकार को उनकी नाक के नीचे चलने वाले करोड़ों के भ्रष्टाचार के खेल की कोई जानकारी नहीं है? देखिए क्या है सच पूरा इस रिपोर्ट में। लखनऊ नगर निगम के चीफ इंजीनियर दीपक यादव के रिटायरमेंट में अब महज 5 साल बचे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूरे कार्यकाल में ये लखनऊ नगर निगम में ही जमे रहे। प्रदेश के दूसरे नगर निगमों में ट्रांसफर होने पर इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। ट्रांसफर नहीं रुका तो भी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया और छुट्टी पर चले गए। इनका ट्रांसफर एक बार कानपुर के नगर निगम में भी हुआ। इन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर निकलने पर कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता जरूर पूरी की, लेकिन आज तक इन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं की। कहा जाता है कि सियासी नजदीकियों की वजह से भी इन्हें हमेशा मनमाफी कामयाबी हासिल होती रही। इन्होंने इसका फायदा उठाकर ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। ये जो ठीक हमारे पीछे ऑफिस दिख रही है लखनऊ नगर निगम की,
यहीं पे दीपक यादव सबसे ज्यादा समय तक पोस्टिंग थे। इसको आरआर विभाग कहते हैं, केंद्रीय कार्यशाला, जहां पे जो नगर निगम की जो ट्रकें हैं या जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो और लखनऊ नगर निगम की जो लाइट प्रकाश व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी होती है। दीपक यादव सबसे ज़्यादा यहीं पे पोस्टिंग थे और उनके ऊपर आरोप है कि यही उनके पोस्टिंग रहते ही अकूत संपत्ति अर्जित की, जिसमें लखनऊ में करीब आधा दर्जन से फ्लैट या विला है, जबकि उत्तर प्रदेश से बाहर नैनीताल में भी इनके विला बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा गया है, पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। अखिलेश यादव के राज में फिर से इसी विभाग में रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिसका आरोप मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र के जरिए किया गया है और जाँच की मांग की गई है। लेकिन सरकारें कोई भी हो, दीपक यादव का यहाँ रसूख चलता था, जो चाहते थे वो करते थे। जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती थी वो बाहर दिखा दिया जाता था कि चल रही है, उसके नाम पे पेट्रोल जो डीजल था उसका खर्चा उनके पास आ जाता था और गाड़ियां कूड़ा उठाने वाली यहां से निकलती नहीं थी। तो ये बड़ा आरोप है। फिलहाल दीपक यादव का स्थानांतरण इस बार जब योगी सरकार आई तो उनका स्थानांतरण कानपुर नगर निगम में किया गया, लेकिन फिर वहां वो मेडिकल लीव पत्नी को के इलाज कराने के बहाने छुट्टी ले ली और उसके बाद स्थानीय निकाय निदेशालय से अपने को संबंध करा लिया और फिर से वो लखनऊ में बैठे हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन दीपक यादव का रसूख लगातार जारी रहा और इससे अकूत संपत्ति अर्जित की। आरोप ये भी है, शिकायती पत्र में किया गया है कि उनके खाते में जिस दौरान यहाँ पे तैनात थे बड़े पैमाने पे कैश पैसा भी स्थानांतरण हुआ है। साथ ही जो यहाँ पे जिस कंपनी से जो गाड़ियाँ अटैच थी वहाँ से भी उनकी पत्नी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसकी भी सबूत के साथ शिकायत की गई है, पूरे मामले की जांच की गई है। उनको फलस्वरूप चूंकि साठगांठ इतने बेहतर थे कि फिर से उनको स्थानीय निकाय निदेशालय से संबंध कर दिया गया और लखनऊ में फिर वो मौज कर रहे हैं। जबकि सरकार हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन दीपक यादव का बाल बाका कोई भी विभाग या कोई अधिकारी नहीं कर सका और वो फिर से लखनऊ में मनचाही पोस्टिंग संबंध करा लिया, जबकि उनकी तैनाती कानपुर की गई थी पत्नी का मेडिकल के नाम पे। इसके साथ साथ इनके ऊपर और कई गंभीर सवाल हैं। फिलहाल वो सभी जांचें ठंडे बस्ते में हैं और दीपक यादव लखनऊ में मौज कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक दीपक यादव ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम लगभग 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। इसके अलावा इन पर कई करोड़ की बेनामी संपत्ति जमा करने का भी आरोप है कि काली कमाई के इस खेल में दीपक यादव के पिता रमेश यादव भी शामिल रहे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रमेश यादव ने काले धन को खपाने के लिए ही अंसल एपीआई में अधिशासी निदेशक के पद पर काफी दिनों तक बने रहे। सूत्रों की माने तो उनकी काली कमाई का एक हिस्सा अंसल में भी निवेश किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर साहब की कारगुजारियों की भनक शासन प्रशासन को नहीं है। साल 2017 में दीपक यादव के खिलाफ EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की थी और दिलचस्प ये है कि आरोप सही भी पाए गए। ये और बात है कि जांच की फाइल कहां धूल खा रही है किसी को नहीं पता। लखनऊ से जनतंत्र टीवी के लिए पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो विजय शंकर पांडे जी और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय शंकर पांडे जी, आपने देखा पूरी रिपोर्ट भी, इसमें ये भी एक सवाल उठता है कि लगातार घोटाले होते रहे, अकूत संपत्ति भी बनाते रहे और उनके गलत कामों में जो शामिल अधिकारी हैं और भी सरकारें भी रही, क्योंकि ये अधिकारी उन्हीं में शामिल रहे जिनके जरिए उनका साथ मिलता गया। कह सकते हैं कि पूरी चेन है जो इसमें शामिल रही है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है ये, क्योंकि कोई अधिकारी इतने सालों से इतनी अनियमितता करता रहे और किसी को पता ना हो, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी इतने साल नौकरी की है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे नीचे काम करने वाले हर अधिकारी के बारे में मुझे अच्छी तरह पता था ये भ्रष्ट है या ठीक है, कैसा है, ये कामचोर है कि काम करता है। और अगर ये किसी अधिकारी को नहीं पता अपने अधीनस्थों के बारे में तो उसको ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो मोटे तौर पर इनके बारे में सबको पता था। जैसा कि आपके अभी रिपोर्ट ने बताया, इनके पिताजी भी स्वनाम धन्य IAS अधिकारी थे और वो दूसरी सर्विस से आए थे और बाद में IAS में शामिल हो गए थे और उन्होंने अंसल API में भी वो बाद में काम करते थे। मुझे जानकारी है क्योंकि मैं जब लखनऊ का
कमिश्नर था, LDA का चेयरमैन था, तो मुझे ये सब तथ्य मेरी जानकारी में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम किया गया होगा। और जहाँ तक दीपक यादव जी की बात है, ये इनका जो संपत्ति का ब्यौरा ये साफ शो करता है, साफ प्रदर्शित करता है कि ये ऐसे स्तर पे पहुंच गए हैं कि इनको अब वास्तव में किसी से भय नहीं लगता होगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ज़्यादा बेईमान अधिकारी जो है बिल्कुल भयहीन हो जाता है, क्योंकि वो इतनी संपत्ति अर्जित कर लेता है कि उसके बाद उसको पता है कि सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई बेईमान ज़रूर मिलेगा। आप ढूंढिए, कहीं इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएगा बेईमान, तो नहीं कोई शासन में मिल जाएगा, तो कोई नेता मिल जाएगा, कहीं कोर्ट मिल जाएगी, कहीं वकील मिल जाएंगे, तो बचना उसका तय है। मैं पूरे कह रहा हूँ बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं इस समय जो भ्रष्टाचार में फंस जाएं, क्योंकि व्यवस्था इतनी लचर हो गई है और इतनी इसमें छेद हो गए हैं कि किसी का फंसना बड़ा मुश्किल है। तो दीपक यादव जी को अच्छी तरह पता है कि एक मुश्त धनराशि रख लीजिए अपने बचाव के लिए, फिर आप जो चाहिए करिए। अब ये जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी रिपोर्ट है, वो प्रदर्शित करती है कि सरकार कोई भी हो, चलिए सपा सरकार थी तो आप कह सकते हैं वो उनको प्रश्रय एक कारण से मिला होगा, खुल के मिला होगा, बिल्कुल मिला, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद ये सेवा में बचे कैसे रहे? सिर्फ इसीलिए बचे रहे कि इन्होंने धन बहुत अर्जित कर लिया है। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, उनके पिताजी भी सेवा सर्विस में रहे, तो होता क्या कि हमारे सर्विस में IAS सर्विस का जी सर, एक बात ये भी देखा गया है कि जब सरकार बदलती है कहीं पर भी, तो सबसे पहले अपने जो आसपास के अधिकारी होते हैं, हमने देखा कई बार ऐसा होता है सरकार बदलते ही बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होते होते वो कोई उनके किसी सरकार के खास अधिकारी होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का, तमाम चीज़ों का ये दावा किया जाता है। तो ऐसे में ये पहले भी बने रहे, अभी भी बने रहे, और अभी भी कानपुर में पोस्टिंग होने के बावजूद ज्वाइन भी नहीं किया, अभी भी वो संबंध में लगे हुए हैं। यानी कि खुलेआम अपने रसूख का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, अधिकारी लाइन में अगर अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या जो सरकारें बार बार बात करती हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, एक एक फाइल पर नजर रहती है, और वो भी खास करके तब जहां पर ऐसी संपत्तियों की बात आती है, तो वहां क्या वजह रहती है जो नजर नहीं पड़ पाती है? दीपाली जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने उठाई। आप जानते हैं जो भी सरकार आती है, शपथ ग्रहण करते ही पहला भाषण ही देती है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी शीघ्र जेल में जाएंगे। ठीक है जी। और जब चुनाव लड़ते रहते हैं तो कहते हैं कि 24 घंटे, एक हफ्ते के अंदर जो पुराना मुख्यमंत्री था उससे बड़ा भ्रष्टाचार के जेल में होगा। बिल्कुल। हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, न भ्रष्टाचार कोई कार्रवाई हुई, न कोई पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी, जैसे कहते हैं, एक लेश मात्र भी काम नहीं हुआ। देखिए, दुर्भाग्य की यही बात है कि हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वो बहुत भ्रष्ट हो गया है। और देखिए, जीवन में जिन्होंने भी थोड़ा भी कुछ सही काम करने का प्रयास किया है वो अच्छी तरह समझेंगे इस मेरी बात को, कि आप भ्रष्ट रास्ते से आएंगे तो आप कभी भी भ्रष्ट ही रहेंगे, आप दूसरा रास्ता पकड़ नहीं सकते। आप लाख कहें कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगी, अरे आप क्या छोड़ेंगे, आप उसी रास्ते से तो आए हैं, बिल्कुल, आप क्या छोड़ेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए, चुनाव में अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो भ्रष्ट तरीके से लाया पैसा ही तो है जी। जहाँ से आता है ये अधिकारी देते हैं, बनिया देते हैं, बिजनेसमैन देते हैं, ठेकेदार देते हैं। जब आप सरकार में बैठेंगे तो उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाएंगे आप? क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे आप? क्या उस बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पैसा दिया था आपको जी। तो सरकारों से तो कोई अपेक्षा न करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक काम कर सकती हैं कि मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, मैं सभी को जेल भेज दूंगा। अब आप पूछिए, इतने भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट आप ही के चैनल पे आ चुकी है, बाकी और चैनलों पर भी आती होगी जी। कौन गया जेल और कौन सजा पाया और किसकी संपत्ति जब्त हुई? विश्वास मानिए, ये खेल मैं पिछले 38 साल से देखता रहा अपने सेवा काल में, और अब सेवा के बाहर भी मैं यही देख रहा हूँ कि हमेशा से, अच्छा ऐसा नहीं कि लोगों ने बात नहीं उठाई, मैंने खुद ही IAS एसोसिएशन में इस बात पे पूरी लड़ाई लड़ी कि भाई बेईमानों को चुना जाए, बेईमानों को दंडित करा जाए। कुछ लोगों को मैं फिर यहाँ कहूँगा दुर्भाग्यशाली थे वो कि दंडित हो गए कुछ लोग, लेकिन क्योंकि इनके सामने जो भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं उनके सामने तो बेचारे कुछ थे ही नहीं,
जो लूट ये कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर का पद, सोचिए इंजीनियर के पद पे घुसे होंगे, कोई उनके अधिकार नहीं था, और 500 करोड़ की संपत्ति आप जैसा कह रही वो संपत्ति लेके बैठे हैं। इसका मतलब है पूरा सिस्टम एकदम सड़ गया है और भ्रष्टाचार की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में बात करना भी अब जिसे कहते हैं माना जाता है कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो आप, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना तो समझ लीजिए कि बहुत दूर की कौड़ी है। कोई भी आप किसी के मामले में आप भेज दीजिए, वो धूल खाती रहेगी फाइलें, और हमारे सरकार के अफसरों के टेबल पर इस तरह की सैकड़ों फाइलें पड़ी हुई हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ की भ्रष्टाचार है। मैं छोटे मोटे भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइलें पड़ी हुई हैं, और वो अधिकारी बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं, और सरकारें आए चाहे जाएं, जो सरकार जिसके साथ वो भ्रष्टाचार करते हैं वो जैसे जाती दूसरी सरकार को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फार्मूला एक ही है जी, धन, बिल्कुल, और धन सबको पसंद है, क्योंकि सभी उस रास्ते से आ रहे हैं जो रास्ता गंदा है। बिल्कुल, जिसके पास अकूत संपत्ति है वो कैसे अपने धन बल का प्रयोग करके आज रसूख पे भी बना हुआ है, अपने हिसाब से काम भी कर रहा है, और उस पर नजर पड़ भी रही है, या फिर यहाँ पर नजर आंख बंद करके बैठी हैं सरकारें, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल। आगे भी चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो पंकज और विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ बने हुए। पंकज की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान सूबे में कई सरकारें बदली, तो फिर दीपक यादव कैसे अपने पद पर बने रहे? क्या इनकी कारगुजारियां सरकारों के सामने नहीं आई? आखिर कैसे ये इतने समय पर भी अपने पद पर बने रहे, वो भी प्रदेश की राजधानी में ही? इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। दीपक यादव की कारगुजारियां पहले भी सामने आती रही हैं। इनके खिलाफ शिकायतें आती रही हैं, कार्रवाई के नाम पर जांच भी हुई, लेकिन अपने सियासी नजदीकियों के बूते इन्होंने हमेशा अपना मैनेजमेंट दुरुस्त रखा है। हालात ये हैं कि कई बार के ट्रांसफर के बावजूद वो लखनऊ से बाहर नहीं निकले। एक बार फिर दीपक यादव निशाने पर हैं, तो सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकर जिनके पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, सरकारी नौकर जो बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, वह सरकार द्वारा यदि जेल में नहीं भेजे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें उनके भ्रष्ट कृत्यों में सरकार का संरक्षण है। माननीय नगर विकास मंत्री महोदय जब विपक्ष में थे तो इन्हीं दीपक यादव के विरुद्ध पत्र पे पत्र लिखा करते थे। श्रीमान, आप अपना ही पत्र दोबारा पढ़ लें। आपके जरिए जानकारी आई कि नगर निगम का एक भ्रष्ट अधिकारी पिछले सालों से एक ही जगह पे टिका पड़ा है, और जब भी उसको बाहर ट्रांसफर करते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं अटैच करवा लेता है। इसी अधिकारी की शिकायतें डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मेयर रहते हुए की थी। अब डॉक्टर दिनेश शर्मा को पूरी सरकार को जवाब देना होगा कि वो इस वक्त इस सरकार में भी कैसे लखनऊ टिका हो। इस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष कहां पीछे रहने वाला था, लिहाजा उसका जवाब भी तैयार है। सत्तारूढ़ बीजेपी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 23 करोड़ की जनता को विश्वास हुआ, भ्रष्टाचारी सब जेलों के पीछे गए, और निश्चित योगी सरकार ने ये काम किया। योगी सरकार ने ऑनलाइन पहली बार किया गया कि ऑनलाइन हो, टेंडर ई टेंडरिंग हो, ये सारे भ्रष्टाचार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। और जिस तरह से आपने बताया, निश्चित उस पर जांच होगी, और जांच में अगर वो भ्रष्टाचार पाए जाएंगे तो निश्चित वो जेलों के सलाखों के पीछे जाएंगे, और हमारी सरकार इस पे बड़ी सचेत है। और जिस तरह से दीपक यादव का मामला है, आरआर विभाग का मामला है, उसमें भी देखिएगा, निश्चित उसमें अगर जांच होगी, जांच में बिल्कुल सत्य में योगी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, वो जेलों के सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि आरोप लग रहा है कि हाल ही में दीपक यादव ने लखनऊ के पॉश इलाके में साइबर हाइट्स टावर में 2 फ्लैट्स खरीदे हैं।
यही नहीं, इसी दौरान इनकी पत्नी और बच्चे के नाम बैंक खातों में भारी भरकम रकम भी जमा कराई गई है। मतलब साफ है कि मौजूदा सरकार में भी इनका जलवा कायम है। जुगाड़ और पैसे के बल पर दीपक यादव का भ्रष्ट तंत्र अभी भी सक्रिय है, जो मौजूदा सरकार के तमाम जनहित के कामों पर एक बुरे धब्बे की तरह साबित हो रहा है। ऐसे में जनतंत्र टीवी ने कोशिश की है कि गहराई तक जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार के इस धन कुबेर के काले सच को दुनिया के सामने लाने की, ताकि जनता के पैसों की ऐसी लूट पर जल्द से जल्द लगाम लग सके, क्योंकि जनतंत्र टीवी है जनता की आवाज। जनतंत्र टीवी के लिए लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो बहुत संक्षेप में जल्दी हम यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। एक बार पंकज का रुख करते हैं। पंकज, अब जो हमने पूरा रिपोर्ट देखी उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि सरकार के संज्ञान में मामला है, क्योंकि जब सरकार नहीं थी ये, तब उन्हें ये इनका नाम पता था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सारी चीज, लेकिन अब सरकार में बने हुए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? देखिए, जहां तक देरी का सवाल है तो सरकार को देना चाहिए। जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कई भ्रष्टाचारियों पे सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन जो आरोप दीपक यादव पे लगे हैं, जो पत्र मुख्यमंत्री से जांच की मांग की गई है, पिछली सरकारों में भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसको ठंडे बस्ते में कैसे डाल दिया गया। जब कानपुर तबादला किया गया तो तबादले ज्वाइन तो किया, लेकिन फिर से अपने आप को लखनऊ के स्थानीय निकाय निदेशालय से संबंध कर दिया गया। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि पिता पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, उनका भी इनके ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में काफ़ी मदद मिली, यानी उनका भी संरक्षण प्राप्त होता रहा। उस पत्र में इस बात की भी जिक्र सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, जो जियामऊ का इनका मकान है वो गिफ्ट में इनके परिवार को मिला, जो कि परिवार के सदस्य गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो देने वाला था वो परिवार का सदस्य नहीं था, तो वहाँ पे भी एक तरीके से सरकार के जो पैसे थे उसकी चोरी की गई। गिफ्ट में जो मकान लिया गया, क्योंकि परिवार के ही सदस्य गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो अकुश संपत्तियां इन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर और अपने कुछ संबंधियों के नाम भारत से बाहर भी अर्जित की है। अगर ये सच्चाई है और सरकारें पिछली सरकारों में लगातार सवाल उठते रहे हैं, बिल्कुल पिछली बसपा की सरकार में निलंबित भी किए गए हैं ज्वाइन न करने के कारण, कार्रवाई क्यों नहीं करे? बिल्कुल पंकज, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आखिरी सवाल विजय शंकर पांडे जी से ले लेती हूँ। सर, अब सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर सरकार के संज्ञान में पूरी बातें हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जिसमें सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन अगर ऐसे लोग बने रहेंगे तो सरकार पर ही सवाल उठेंगे। देखिए दीपाली जी, मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वो सबसे पहले इस अधिकारी को निलंबित करें। दूसरा, इस अधिकारी को तुरंत विजिलेंस डिपार्टमेंट और EOW को कहें कि जो पुरानी जांच हो चुकी है, इसलिए इनको तुरंत गिरफ्तार करें। तीसरा, इनकी जितनी संपत्ति है उसमें ये भी जांच की जाए कि इतनी किसमें इनको खानदानी क्या मिला, इनके पिताजी का कितना उस पर श्रेय है, बाकी लूट का क्या श्रेय है, उसकी जांच की जाए, क्योंकि ये अकेले नहीं सबका शामिल लगता है। चौथी बात, ये दो मामले ये स्पष्ट करता है कि 500 करोड़ की संपत्ति अगर इनकी है तो इन्होंने कम से कम 5000 करोड़ के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया होगा, तभी 500 करोड़। तो अब आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश की दुर्दशा का कारण क्या है, भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, ये माननीय मुख्यमंत्री ये भी ध्यान दें, जो टेंडरिंग के नाम पे कहा जा रहा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, ये एकदम असत्य, गलत है। सारे विभागों में टेंडरिंग के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा है। टेंडर भरे जाते हैं, लेकिन जब तक ऊपर के आदेश नहीं होते, ऊपर का पैसा नहीं पहुंचता, तब तक कोई टेंडर नहीं होता। ये जांच करा ले, ये सच निकलेगा और इसकी जानकारी संभवतः होगी। इसलिए ये न कहा जाए कि टेंडरिंग हो जाने के बाद साबित। टेंडरिंग मायावती जी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तब मैं शासन में उसमें था, मुझे अच्छी तरह पता है टेंडरिंग की क्या हालत है। भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व के साथ आप कुछ भी डाल दीजिए, वही परिणाम निकलेगा। क्योंकि सरकार, देखिए, जब खेत को बाढ़ खाने लगे, बाढ़ जानते हैं जो उसको रोकने की खाने लगे, तो खेत क्या कर सकता, खेत को कौन बचाएगा? जब राजनीतिक, अब आपकी रिपोर्ट बताया जा रहा है कि शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने शिकायत की
और आज वो मुख्यमंत्री के बैठे ये आदमी वहीं बैठा हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है जब तक कि आपने आंख न मूंद ली हो या आप उसमें शामिल न हो गए हो। तो मेरी जो दो तीन मेरे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, तुरंत कार्रवाई करें, कम से कम एक मैसेज तो जाए कि भाई इतने मामले को उठाए जाने पर कोई तो दंडित हुआ, कोई तो जेल गया। और ये सब ट्रांसफर कोई दंड नहीं होता। ट्रांसफर करने के बाद देख तो रहे आप हालत, तो 28 साल से जो है ट्रांसफर हो रहे हैं और 500 करोड़ की संपत्ति बना ली, इंग्लैंड और कहाँ तक संपत्ति उन्होंने बना ली। इसलिए पूरे इनके घर परिवार की पूरी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरे IAS अधिकारी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में उनको साथ देखना पड़ेगा कि दीपक यादव जी की संपत्ति के साथ उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। कहां से आई ये संपत्ति, मजाक नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, लूट के लोगों ने रख रखा है, बाकी पब्लिक बेचारी जो है सड़क पर डंडे खा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर सरकारी खजाने को ही कैसे चूना लगाया जा रहा है, सरकार के नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं। उम्मीद यही है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।